आप इतनी ही शिद्दत से चाहते थे कि देश में जाति आधारित जनगणना हो तो इसको आप करवा लेते ना पहले, पर आपने इसको सिर्फ एक पॉलिटिकल वेपन की तरह इस्तेमाल करने का काम किया। जब जब चुनाव आते थे आपने इसको एक राजनीतिक हथियार बनाकर लोगों की भावनाओं को सिर्फ भड़काने का काम किया। और आज जब हमारी सरकार ने इस मांग को पूरा करने का काम किया, स्वाभाविक है इसमें हम लोग भी चाहते थे। और मुझे तो आज तो मैं कम से कम आप सबके सामने इस बात को सीना चौड़ा करके बोल तो सकता हूं, क्योंकि कई बार आप लोग मुझे इसी बात पे घेरते थे कि अरे आपको और बीजेपी में मतभेद है, आप तो बोलते हैं जाति आधारित जनगणना हो पर भाजपा नहीं चाहती, तो गठबंधन के भीतर ही दरारें हैं। कितने मंचों पर मुझसे ये सवाल पूछा गया, पर मैं मानता हूं और मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी उचित समय पर उचित फैसला लेने के लिए जाने जाते हैं। और जो लोग आज इसको बोलते हैं, सॉरी आई एम टेकिंग ऑल योर क्वेश्चंस इन एडवांस ओनली बिकॉज मुझे पता है कि ये सारे सवाल आप लोगों की तरफ से आएंगे, क्योंकि विपक्ष पिछले लगभग 24 घंटे से कम ही हुए हैं अभी इस फैसले को आए हुए, और इतने भ्रम फैलाने का कार्य कर रहा है कि चुनाव के दृष्टिकोण से यह फैसला लिया गया है। भैया एक राज्य में चुनाव, बिहार में एक राज्य में चुनाव में के लिए आप राष्ट्रीय स्तर पर जाति आधारित जनगणना का फैसला ले लेंगे। और अगर ये फैसला चुनावी दृष्टि से लेना ही होता तो हम लोग लोकसभा से पहले इस फैसले को लेते ना, लोकसभा चुनाव से पहले ये फैसला लिया गया होता। पर हकीकत है, जैसा मैंने कहा कि मेरे प्रधानमंत्री की कार्यशैली ही उचित समय पर उचित फैसला लेने की है, और अब ये समय की मांग थी। दिस वॉज द नीड ऑफ द आवर। अब जरूरत थी कि ये जनगणना हो, ताकि सही मायनों में और समय समय पर, मैंने इस बात को मैंने कहा है, मैं जात पात धर्म मजहब की राजनीति को मैं नहीं मानता, पर जो हकीकत है देश की उसको भी आपको स्वीकारना होगा। और खासतौर पर मैं जिस राज्य से आता हूं, आयरनी है, विडंबना है, पर मुझे इस बात को स्वीकारने में भी फिर परहेज नहीं है कि अधिकांश विषयों पर जातीय प्रमुखता बन जाती है। कई राज्य ऐसे हैं जहां पे जाति के ही आधार पर राजनीति होने लगती है। तो ऐसे में ये आंकड़े सरकार के पास जरूर होने चाहिए। केंद्र सरकार हो, राज्य सरकारें हो, कई ऐसी सरकारें हैं जो जातियों को मुख्य धारा के साथ जोड़ने की सोच के साथ कई योजनाओं का निर्माण करती हैं। राष्ट्रीय स्तर पर होता है, स्टेट के लेवल पे ये चीजें, ये पॉलिसीज बनाई जाती हैं। तो ऐसे में कम से कम सरकार के पास ये आंकड़े हों, ये जरूरी है। कई बार माननीय न्यायालय के द्वारा भी अलग अलग विषयों पर इन आंकड़ों की मांग की गई है जो सरकारों के पास नहीं होते थे, और सही आंकड़े तो नहीं हुए कभी, क्योंकि आजादी के बाद कभी जातीयता के आधार पर जनगणना हुई ही नहीं है। तो आज जब ये होने जा रहा है, मैं मानता हूं इससे समाज के उस वर्ग को मुख्य धारा के साथ जुड़ने का एक मजबूत अवसर, मौका मिलेगा, जो संभवतः आज तक मुख्य धारा के साथ नहीं जुड़ पाया, जो संभवतः आज तक केंद्र सरकार, राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं ले पाया। या अगर मैं आरक्षण की भी बात करूं, उसमें भी कई जातियां ऐसी हैं, क्योंकि उस वर्ग में कोई और प्रमुख जातियां हैं जो उनका ज्यादा लाभ लेती हैं। वो बराबर की हिस्सेदारी समाज के हर वर्ग को मिले, इस सोच के साथ इस फैसले को लिया गया। और मुझे लगता है आज से खूबसूरत और क्या दिन हो सकता है जब आज मजदूर दिवस है, और समाज का एक बड़ा वर्ग है जो कि राष्ट्र के निर्माण में एक अहम भूमिका निभाता है, बट संभवतः जब भागीदारी की बात आती है तो वो मौका उसको नहीं मिलता है। मुझे लगता है देश भर का एक बड़ा वर्ग जो कि मजदूरी के साथ जुड़ा हुआ है, जो कि राष्ट्र निर्माण में एक अहम भूमिका निभाने का काम करता है, जिसकी वजह से 2047 में हम लोग इस संकल्प के साथ बढ़ रहे हैं कि देश एक विकसित देश बनेगा, उसमें इन मजदूर भाइयों की अहम भूमिका है। इस फैसले से उनको भी बल मिलेगा। और आज जब मैं यहां पर आया, आने से पहले डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा पर मैंने फूल अर्पण कर आज मुझे लगता है कहीं ना कहीं मेरे प्रधानमंत्री ने बाबा साहेब के भी उस सपने को पूरा करने का काम किया, जिसमें उन्होंने समाज के हर वर्ग को बराबरी की भागीदारी मिले, उसको उचित हिस्सेदारी मिले, वो मुख्य धारा के साथ जुड़ पाए, केंद्र सरकार, राज्य सरकार की हर योजना का हर व्यक्ति लाभ ले सके, आरक्षण का हर व्यक्ति लाभ ले सके। मुझे लगता है आज बाबा साहेब के उन सपने को मेरे प्रधानमंत्री ने पूरा करने का काम किया।
अंत में मैं पुनः अपनी पार्टी की तरफ से, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से, मेरे बिहार की जनता, 14 करोड़ जनता की तरफ से और समस्त देशवासियों की तरफ से मैं मेरे प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। और जितने लोग ये श्रेय लेने की होड़ में लगे हुए हैं, राजद सपा जैसी पार्टियां, अरे भैया, अगर बिहार में राजद आज लालू जी की हम चाहते थे, प्रभु आप स्वयं मुख्यमंत्री थे मेरे राज्य के, आप चाहते थे तो करवा लेते ना। आपके परिवार से दो मुख्यमंत्री रहे, आपके परिवार से उप मुख्यमंत्री रहे, आप चाहते तो करवा लेते। कब ये फैसला हुआ? जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी थे, उस वक्त बिहार में ये सर्वे करवाया गया। तो जितने लोग ये श्रेय लेने की होड़ में हैं, सपा ने तो करवाने का, सर्वे तक कराने की उन्होंने जहमत नहीं उठाई। तो जितने लोग इस बात का श्रेय ले रहे हैं या श्रेय लेने की होड़ में लगे हुए हैं कि ये होना चाहिए था, ये होना चाहिए था, या हमारे कहने पे ये हुआ है, अगर इस बात का श्रेय किसी एक व्यक्ति को जाता है तो वो सिर्फ और सिर्फ मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। मैं अपने आप को भी इसमें नहीं जोड़ता हूं। भले मैंने हर बार उनसे आग्रह किया, हर मंच पर मैंने इस विषय को उठाया, पर ये इच्छा शक्ति का होना जरूरी है ऐसे बड़े फैसलों को लेने के लिए। और वो इच्छा शक्ति प्रधानमंत्री जी में है, जिसकी वजह से आज एक ऐतिहासिक फैसला हुआ है जो कहीं ना कहीं एक मजबूत नींव तैयार करेगा 2047 में विकसित भारत को बनाने के लिए, एक मजबूत नींव तैयार करेगा सामाजिक न्याय को और ज्यादा सशक्त और ज्यादा मजबूत करने के लिए। इसके लिए एक बार फिर से प्रधानमंत्री जी को मैं अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। अब अगर इसके बाद भी कोई सवाल बचे हों तो देखिए, हम लोगों ने तो भाई जो ऊंची जाति के जो गरीब वर्ग के लोग हैं उनको तो अतिरिक्त हम लोगों ने 10% का आरक्षण दिया ही है ना। और ये पुनः उन मांगों में से है जो कि लंबे समय से हमारी पार्टी का निर्माण 2000 में मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के द्वारा किया गया। और उस वक्त ही पार्टी के संविधान में ही हम लोगों ने इस बात का जिक्र किया था कि जो ऊंची जाति से आने वाले गरीब वर्ग के लोग हैं उनको भी आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। पर जैसा मैंने कहा कि ये तमाम विषय एक के बाद एक इतनी भगदड़ी जब विपक्ष के नेताओं को मच जाती है, तब ये सवाल उठता है कि अपने समय में आपने क्या किया। अगर मेरी याददाश्त सही है तो 2010 में मुझे लगता है मनमोहन जी की सरकार में भी उस वक्त भी इस विषय को संसद में रखा गया था और उस वक्त शायद एक जीओएम का भी गठन किया गया था। क्या किया आपने उसके बाद? कुछ नहीं। तो अगर आज आपको हर चीज की आपको टाइमलाइन भी आपको आज ही बता दें, इसके बाद का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा उसको भी आपको आज ही बता दें, मेरे प्रधानमंत्री जी उचित समय पर उचित फैसला लेने के लिए जाने जाते हैं। और ये विश्वास मैं आपको दिलाता हूं कि समाज का एक ऐसा वर्ग जो मुख्यधारा के साथ नहीं जुड़ा है, जिनको जोड़ने की सोच के साथ उनके हक अधिकारों को दिलाने के साथ ये फैसला लिया गया है, ये इन फैसलों की श्रृंखला की पहली कड़ी है। जितने भी ऐसे फैसले हैं जो लेने जरूरी होंगे वो हमारी केंद्र की एनडीए की सरकार आने वाले दिनों में जरूर लेगी। सेंसस का अधिकार पहले तो मैं अपने छोटे भाई को बता दूं, ये केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र का विषय। सर्वे उन्होंने जरूर उस सरकार में कराया जिस सरकार का नेतृत्व मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कर रहे थे। कल मैंने तस्वीरें उनकी देखी मिठाई खाते हुए, पटाखे जलाते हुए, और मुझे ताज्जुब इस बात का हुआ कि उनके पास 1.5 दशक से ज्यादा का समय था जब वो चाहते और बहुत पहले इसको करा देते
और पहले जितना पहले कराते संभवतः उतना ज्यादा लाभ अभी तक मेरे प्रदेश के लोगों को मिल गया होता, पर उस वक्त इन्होंने नहीं कराया जब इनके पास बहुमत था, जब इनके अपने मुख्यमंत्री थे, अपनी पार्टी के मुख्यमंत्री थे। जैसा मैंने कहा कि आज सिर्फ श्रेय लेने की होड़ है। तेलंगाना का आपने जिक्र किया, क्या हो गया? इंप्लीमेंट हो गया, उसको सिर्फ इन्होंने करा के रखा हुआ है। मैं बार बार कहता हूं कि विपक्ष ने जाति आधारित जनगणना को सिर्फ और सिर्फ एक राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल करने का काम किया। इससे सही मायनों में सामाजिक न्याय हो या लोगों को इसका लाभ हो, इन्होंने कभी इस दृष्टि में या इस सोच के साथ इन्होंने नहीं किया। बट हाँ, आज जब मेरे प्रधानमंत्री ने फैसला ले लिया तो होड़ में सब लग गए। मुझे तो ताज्जुब है कि जो सरकार के लोग हैं, हम लोग विनम्रता से इस फैसले को बोलकर अपने आगे के काम पे हम लोग लगे हुए हैं, पर ये लोग मिठाई भी बांट रहे हैं, ये लोग पटाखे भी जला रहे हैं। क्या तुरंत ये लोग भूल जाते हैं कि देश में कितनी बड़ी घटना हुई थी? क्या ये मिठाइयां बांटने का समय है? ये वो फैसले जरूर हैं जो कि आपको समय समय पर देश निर्माण के लिए लेने की जरूरत है, समावेशी विकास के लिए आपको लेने की जरूरत है। देश तो चलेगा ही ना, तो ये फैसले जरूरी हैं। पर अभी 2 दिन पहले जो लोग सवाल उठा रहे थे कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं, चुनावी सभा कर रहे हैं, तो कल जब आप मिठाइयां बांट रहे थे और पटाखे जला रहे थे, क्या आप उन परिवारों को एक हफ्ते के भीतर ही भूल गए कि उनके ऊपर क्या बीती थी? तो इनके कहने, कथनी और करनी में बहुत फर्क है। डेफिनेटली इवेंचुअली इट विल बी वर्कड ऑन एंड उसका पूरा रोड मैप तैयार करके टाइमलाइन के हिसाब से और कैसे होगा, कब कब होगा, पूरी पारदर्शिता के साथ इसको आप सबके सामने आने वाले समय में जरूर रखा जाएगा। कल ही राहुल गांधी ने एक आशंका जताई है कि कहीं विमेन रिजर्वेशन बिल जितना लंबा खींचा है, ये भी बिल कहीं उतना लंबा न खींचे। तो आप भी इस मांग के समर्थक थे एनडीए में, तो क्या आप ये इंश्योर करेंगे सरकार के अंदर रह के कि उचित समय पे और जल्दी होगा, टाइम बाउंड होगा, और साथ ही में मैं नारी शक्ति अधिनियम के बारे में भी मैं बता दूं कि उसकी प्रक्रिया में जो समय लगेगा उस समय को छोड़कर कोई और उसमें एक्स्ट्रा उसको खींचा नहीं जाएगा। इसके महत्व को आप समझिए कि एक विशेष सत्र बुला के नई संसद में जो पहला कानून बना वो नारी शक्ति अधिनियम को लेकर ही हम लोगों ने बनाने का काम किया। पुनः ये उन हथियारों में से है जो विपक्ष सिर्फ इस्तेमाल करता रहा, सिर्फ इसको लेकर लोगों के बीच भ्रम फैलाने का काम करता रहा। पुनः मैं कांग्रेस से मैं सवाल करता हूं कि भाई आजादी के बाद लंबे समय तक किसकी सरकार थी, किनके प्रधानमंत्री थे? एक एक परिवार के 3-3 प्रधानमंत्री, 16-16, 17-17 साल तक एक ही प्रधानमंत्री। तो क्यों नहीं, अगर आपको इतना महत्वपूर्ण लगा तो इन तमाम चीजों को आपने उसी वक्त कर लिया था? क्यों नहीं आपने जाति आधारित जनगणना कर ली थी? क्यों नहीं आपने नारी शक्ति अधिनियम को आपने कानून बना दिया था? पर इन तमाम बातों पर ये लोग चर्चा करेंगे, चुनाव में जाएंगे और एक फॉल्स नैरेटिव सेट करेंगे, जैसे आरक्षण को लेकर, संविधान को लेकर। आरक्षण समाप्त हो जाएगा, संविधान समाप्त हो जाएगा, लोकसभा का पूरा चुनाव। आज अगर तीसरी सबसे बड़ी पार्टी सपा बन के बैठी हुई है, उत्तर प्रदेश से आने वाली पार्टी, क्यों? क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश में इस बात का भ्रम फैला दिया गया था, झूठ बोल बोलकर कि संविधान की हत्या कर दी जाएगी, आरक्षण समाप्त कर दिया जाएगा। आज लगभग 10-1 महीने होने को आए मेरी सरकार को बने हुए केंद्र में। इन 10 महीनों में बताइए किसका आरक्षण छीन लिया गया या कहां का संविधान खत्म कर दिया गया? सिर्फ झूठ बोलना, भ्रम फैलाना और उसका राजनीतिक लाभ लेना, यही काम कांग्रेस और उनके तमाम सो कॉल्ड इंडिया अलायंस के समर्थक दलों ने किया है। मैं विनम्रता से, जिसको श्रेय लेना भैया आप ले लें, जनता ये जानती है कि अगर सही में ये फैसला लिया तो किसने लिया। मैं, मेरा गठबंधन या मेरे गठबंधन का कोई भी दल कतई ऐसी किसी होड़ में नहीं है कि हम लोगों को इसका श्रेय लेना है। हम लोगों ने ये फैसला लिया, अभी बहुत काम और बाकी हैं जो करने हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हुए कई ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिस पे अभी काम करना है। हम लोग अपने काम में लगे हुए हैं, जिनको पटाखे जलाने हैं, जिनको होली दिवाली मनानी है, वो उनको मुबारक,
और हम लोग कतई इस बात को भुनाने में नहीं जा रहे कि अरे देखिए हमने कर लिया, हमने कर लिया। और जो लोग बोलते हैं कि झुकती है क्या दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। हम हमेशा झुकने को तैयार हैं देश की जनता के सामने। सर, हमारा नमन है, मस्तक झुकाकर, शीश झुकाकर। देश की जनता उनकी भावना के सामने और कुछ नहीं है। और हर वो फैसला मेरे प्रधानमंत्री जरूर लेंगे जो देश भावना से जुड़ा हुआ है। कुछ दिन पहले लोकसभा चुनाव के पहले जो सियासत थी, आप यहाँ विपक्ष बात करता था जातिगत जनगणना की, बीजेपी की ओर से कहा जाता था देश और समाज को तोड़ने की बात कर रहे हैं। उस बीच योगी जी नारा ले आए, कटेंगे तो बटेंगे। तो अब ये जो जाति पर आपकी पार्टी, आपका पूरा गठबंधन लौटा है, तो कटेंगे बटेंगे बनाम जातिगत जनगणना, आप कौन सही कौन गलत? पहली बात तो ना मैं वापस लौटा हूं, मैंने हमेशा ऑन रिकॉर्ड कैटेगोरिकली, एंड प्लीज रिफर टू ऑल माय प्रीवियस इंटरव्यूज जहां पे मुझे घेरा यही जाता था कि शायद गठबंधन के भीतर इसको लेकर मतभेद है। भारतीय जनता पार्टी के बारे में भी ये कहा जाता था कि जाति आधारित जनगणना कराने के पक्ष में वो नहीं है। पर मैं पुनः आपको एक उदाहरण देता हूं कि जब बिहार में इसका सर्वे हुआ, उसमें भारतीय जनता पार्टी के हर एक नेता, हर एक विधायक ने इसका समर्थन किया था। और कटेंगे तो बटेंगे से जाति आधारित जनगणना को किस दृष्टि में जोड़ के देखा जाए, मेरी समझ के परे है। ये एक सामाजिक न्याय को मजबूती देने के लिए लिया गया फैसला, एक समावेशी विकास के लिए लिया गया है। हम माने नहीं माने, पर ये हकीकत है कि देश में जाति के आधार पर राजनीति होती है, भेदभाव होते हैं, और ये दशकों से हुआ है। और दुख के साथ कहना पड़ता है कि 21वीं सदी में आज भी गाहे बगाहे हम लोग को ये उदाहरण देखने को मिलते हैं जहां पे एक दलित युवक को घोड़ी पे चढ़ने से रोका जाता है, या किसी गांव से बारात निकालने से रोका जाता है, या किसी के मंदिर में प्रवेश करने के बाद उस मंदिर को गंगाजल से धुलवाया जाता है। ये उदाहरण हम लोग को आज भी देखने को मिलते हैं। ऐसे में सही मायनों में डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की सोच को धरातल पर उतारा जाए, उसके लिए जरूरी था कि अब देश में once and for all, because the last time it happened was almost 100 years back, जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए ताकि सबकी उचित भागीदारी को सुनिश्चित किया जाए। सिर्फ और सिर्फ इस सोच के साथ ये फैसला लिया गया, ना कोई फैसले के विरोध में था, सही समय पर लिया गया, ये सही फैसला है। देखिए, पहली बात तो जैसा मैंने कहा कि उस श्रृंखला में कि ये पहली कड़ी है, आने वाले दिनों में इस व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए हर वो फैसला लिया जाएगा जो जरूरी होगा। दूसरा सवाल, मैंने जरूर इस बात को हर मंच से मैंने कहा है, और मैं पुनः मानता हूं कि ये सरकार की वर्किंग के लिए जरूरी आंकड़े हैं। इससे देश की जनता का ज्यादा सरोकार नहीं है। ये पूर्णता जब केंद्र सरकारें, राज्य सरकारें जब योजनाएं बनाती हैं, या जब आरक्षण का लाभ समाज के हर वर्ग को मिला नहीं मिला, इस बात की समीक्षा होती है, उसके लिए ये आंकड़े हमारे पास होना जरूरी है। ऐसे में मैं मानता हूं कि ये आज की तारीख में अत्यंत जरूरी था। हम लोग आरक्षण भी जब हम लोग देखते हैं, कई बार बैकलॉग्स क्लियर नहीं होते हैं, कई बार कोरम कंप्लीट नहीं होता है, तो उसमें ये प्रश्न रह रहकर उठता था। आज सरकार के पास जब ये आंकड़े होंगे तो मुझे लगता है उन तमाम बाधाओं को जो बॉटलनेक्स बने हुए थे उसको हम लोग पार कर पाएंगे। आज के विषय से इस प्रश्न का कोई ज्यादा लेना नहीं है, बट हाँ, सार्वजनिक जीवन में हूं, हर प्रश्न का जवाब देने के लिए बाध्य हूं। मैं जरूर आज भी, मेरा राजनीति में आने का कारण ही बिहार और बिहारी रहे हैं। दिल्ली में मैं रहा हूं, बंबई में मैंने काम किया है, और मैंने करीबी रूप से देखा है कि किस तरीके से दूसरे राज्य में बिहारी किन कठिन परिस्थितियों में रहते हैं। पहला सवाल जो मुझे कौंधता था वो यही
क्या कोई बिहारी स्वेच्छा से दूसरे राज्य या दूसरे देश में गया? नहीं। आज भी मैं उन परिवारों की आंखों में दुख पीड़ा देखता हूं जिन्होंने पीढ़ियां बिता दी दूसरे राज्यों में या दूसरे देशों में, और अब जब वो अपने राज्य में वापस जाते हैं तो प्रवासी कहलाते हैं। ये दुख, ये दर्द मैं उनकी आंखों में मैं महसूस करता हूं। ऐसे में ये फैसला मैंने उस वक्त लिया था कि बाहर रहकर सिर्फ इन बातों को पे सोचने का मतलब नहीं है। अगर सही में कुछ करना है तो योगदान करें, कम ज्यादा जो अपने स्तर पे हो सके अपने राज्य में जाने का। और इसीलिए मैंने 2013 में मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के रहते हुए उनके नेतृत्व में मैंने पार्टी से मैं जुड़ा और सक्रिय राजनीति में आया। बट उस वक्त भी मैंने कहा था कि इवेंचुअली मैं अपने राज्य में जाना चाहता हूं। Unlike my father, who was very clear that he wants to be in the center politics, I am very clear that कि मुझे अपने राज्य बिहार वापस जाना है। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूं। उस सोच को धरातल पर उतारना है जो कतई केंद्र में रहकर नहीं होगा, बिहार में ही रहकर होगा। कतई इसके ज्यादा मायने ना निकाले जाएं प्रभु। आप पलायन रोकने की बात कर रहे हैं। मेरी बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच तो रिवर्स माइग्रेशन तक की भी है। मैं चाहता हूं कि बिहार में एक ऐसी व्यवस्था का हम लोग निर्माण करें, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो ताकि जो लोग पलायन कर दूसरे राज्य या दूसरे देश गए हुए हैं वो भी वापस आए। आज मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ इस बात की होती है कि मेरे बच्चे आज भी कोटा जाते हैं पढ़ने के लिए। पढ़ने वाला बिहारी, पढ़ाने वाला बिहारी, अधिकांश शैक्षिक संस्थानों के मालिक बिहारी, पर व्यवस्था राजस्थानी। और ये उन राज्य के बच्चे हैं जो राज्य नालंदा यूनिवर्सिटी के लिए जाना जाता था। तो मैं पुनः उस व्यवस्था को रिक्रिएट करना चाहता हूं और पलायन रोकना ही नहीं, रिवर्स माइग्रेशन मेरे राज्य में है, उस सोच के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूं। और कोई विषय, और कोई प्रश्न जो सिर्फ इस विषय के साथ हो, प्लीज। हाँ, एक बार हमारे पास पूरा डेटा आ जाए, उसको एनालाइज कर लिया जाए, उसको इवैल्यूएट कर लिया जाए, उसको कंपेयर कर लिया जाए कि अभी तक क्या क्या हुआ है, जिस सोच को कि हम लोग मोटा मोटी 1931 की सोच से ही हम लोग आगे बढ़ रहे हैं कि ऐसा था तो ऐसा ही हो रहा होगा, ऐसा ही हो रहा होगा। एक बार सही आंकड़े हाथ में आ जाए, इट विल बी एक्सट्रीमली प्रीमेच्योर टू कमेंट एनीथिंग इन एंटिसिपेशन की आंकड़ों में ये होगा वो होगा। एक बार वो सामने आ जाए, सच्चाई सबके सामने आ जाए और उसके बाद बैठकर उस पर मंथन किया जाएगा और जो उचित होगा वो फैसला लिया जाएगा। थैंक यू सो मच। आप सब आए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। लंच की भी व्यवस्था यहाँ पे की गई है, आप सबसे आग्रह है कि उसमें भी साथ में आए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।